गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ सभी को जा रही है। गुड माइक मैंने ऑन कर दिया है सबका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। गुड और मॉर्निंग आगे सर। चल के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे चल के हम लोग आईसीयू, वेंटिलेटर, एबीजी, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था बेसिक लेक्चर छूट गया उनका, तो मैंने इसको दोबारा पढ़ाने का डिसाइड किया है। तो वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो मेनली किस ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग? लंग्स। राइट, मेनली हम लोग लंग्स की बात करते हैं। लेकिन जब एज अ सिस्टम बात करेंगे तो केवल लंग्स की बात नहीं करेंगे, है ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नोज, दैट इज नॉस्ट्रिल्स। और हम लोग लंग से होते हुए आगे चल के डायफ्राम और प्लूरा तक की बात करेंगे। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम नोज, नॉस्ट्रिल्स। राइट, आगे चल के हम लोग एयरवे की बात करेंगे, आगे चल के हम लोग लंग्स की बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज योर डायाफ्राम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्लूरा। तुम लोग ये बताओ, मेन रेस्पिरेटरी मसल कौन सी होती है? डायफ्राम। राइट, जो मेन मसल है दैट इज डायफ्राम। इसके अलावा भी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। कुछ एसेसरी मसल्स होती हैं जैसे स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड हो गया, पेक्टोरेलिस हो गया, जो अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, तब वो भी एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं एक मसल की बात करूं तो दैट हैज टू बी योर डायफ्राम। कोई ऐसी डिजीज बताइए जिसमें डायफ्राम पैरालाइज हो जाता हो। और डायफ्राम पैरालाइज अगर हो जाएगा सीरियस। तो इसका मतलब, राइट, गुलेन बेरी सिंड्रोम हो गया। और बताइए, और किस डिसीज में डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा या हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है? आरटीए में सर हो सकता रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी हो सकता है, राइट, अगर आपके ब्रेन के वाइटल सेंटर्स अफेक्टेड हो जाएं। और तो इस सेक्शन में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, राइट। मान लीजिए कोई पेशेंट कोमा में चला गया, तो कोमा में अगर चला गया तो उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? है। राइट, ऐसा क्यों? एस्पिरेशन निमोनिया भी तो सकता है ना। चलिए मान लीजिए अगर मैंने कह दिया किसी पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी हो गई। सर्वाइकल इंजरी का मतलब सर्वाइकल रिब्स टूट गई। और मैंने कह दिया C3, C4, C5, C6 इस लेवल पे इंजरी हो गई। तो यहाँ से एक नर्व निकलती है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। कौन सी नर्व है वो? फ्रेनिक नर्व। रनिंग नर्व। राइट, बहुत बढ़िया। तो फ्रेनिक नर्व का अगर डैमेज हो जाए तो भी आपको क्या हो सकता है? डायफ्राम की पैरालिसिस मिल सकती है। ओके। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि किसी पेशेंट को एम्फाइसीमा है, किसी पेशेंट को एआरडीएस है, किसी पेशेंट को निमोनिया है, तो ये सारी डिजीजेस अलग हैं तो इनका मैनेजमेंट भी अलग होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया है, तो अस्थमा हो गया है, इससे आप लोग क्या समझते हो? एलर्जी कॉज। राइट, दिस इज नॉट इन्फेक्टिव डिजीज, दिस इज एलर्जिक डिजीज। तो इसकी इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स अलग होंगे। अगर मैंने कह दिया निमोनिया हो गया किसी पेशेंट को, तो ये बताइए अगर निमोनिया हो गया तो ये इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है कि एलर्जिक प्रॉब्लम है? इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव प्रॉब्लम। राइट, दिस इज इन्फेक्टिव प्रॉब्लम। तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्मोकिंग करता है कोई पेशेंट, स्मोक करता है, तो स्मोक अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो क्या डिजीज हो सकती है? सीओपीडी। बहुत अच्छा, सीओपीडी हो सकता है। और लंग लंग कैंसर। कैंसर हो सकता, राइट। इनफैक्ट बॉडी का कोई भी कैंसर हो सकता है। तो स्मोकिंग के बहुत सारे हार्म्स हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ज्यादा पूछूं से स्मोक, ज्यादा सर लंग्स कैंसर होता है। मैक्सिमम, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ स्मोकिंग से क्या फायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग, तो पिछले टर्न पे शायद मैंने बताया भी था क्या क्या हो सकते हैं, बताइए।
अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंडोमेट्रो, राइट, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रोटेक्टिव हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस में प्रोटेक्टिव हो सकता है, और अल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज में भी हो सकता है। राइट, एल्जाइमर डिजीज होता क्या है? मेमोरी लॉस, हाँ, मतलब अर्ली एज में मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, कैसी मेमोरी लॉस होती है, किस टाइप की? जैसे तुमसे पढ़ना भूल जाओगे, या क्या हो जाएगा एल्जाइमर डिजीज में? सर पढ़ना भूल सकते हैं, मतलब अपने आप को पढ़ना तो तुम वैसे भी कंसंट्रेट, भूल जाते हो यार, पढ़ना तो तुम लोगों को वैसे भी याद नहीं रहता। कोई ऐसी चीज बताओ। तो लोगों को ए, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, किसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? अपने फैमिली देखो, को। हाँ वेरी गुड। जैसे मान लो इंसान ये भी भूल जाए मैरिड है कि अनमैरिड है, कि नॉर्मली इंसान भूलेगा अगर मैरिड होगा तो? इंसान सर अपना नाम भी नो भूल सर। जाता है उसमें। नाम भी भूल सकता है अपना। वेरी जी। नाइस। तो वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर डिजीज। कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे स्मोकिंग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सीओपीडी हो गया, लंग कैंसर हो गया, कुछ इन्फेक्टिव कंडीशंस हो जाएंगी। कुछ डिजीजेस लंग के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको आप लोग प्लूरा कहते हो, प्लूरल डिजीजेस होती हैं। कुछ एग्जांपल बताओगे आप लोग प्लूरल डिजीजेस के? प्लूरल डिफ्यूजन। जैसे मान लो ये प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, इसमें अगर फ्लूइड इंक्रीज कर गया तो क्या दिक्कत होगी? प्लूरल फ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन हो गया। राइट, फ्लूइड लाइक है तो हाइड्रोथोरेक्स हो गया, पस लाइक है तो एम्पाइमा हो गया। तो ये आगे चल के लंग पेरेन्काइमा को कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, कंप्रेस करेगा सर। लंग कोलैप्स हो जाएगा तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। राइट, तो अगर मैं आपके लंग्स की बात करूं तो मेन फंक्शन यहाँ पे होता है ब्रीदिंग, और यहाँ पे ब्रीदिंग का मेन कंपोनेंट होता है गैस एक्सचेंज। तो जब भी आप ब्रीथ करते हो तो कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस बाहर जाती है? O2 इन, CO2 आउट, वेरी गुड। ये किस लेवल पे होता है मेनली? एल्वियोलाई लेवल। राइट, तो इसी डिजीज में, इसी सिस्टम में हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी पढ़ेंगे। राइट, अपर एयरवे भी पढ़ेंगे, लोअर एयरवे पढ़ेंगे। तो कुछ डिजीजेस में ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कुछ डिजीजेस में वेंटिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसमें CO2 बॉडी में रिटेन होने लगता है, और कुछ में ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम जाने लगता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कौन सा टेस्ट कराओगे, कि बॉडी में आप ये बता दो कि ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ब्लड में, क्या टेस्ट कराओगे? एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। राइट, एबीजी एनालिसिस कराओगे। राइट, अगर मैं कहूँ किसी पेशेंट में टीबी सस्पेक्ट कर रहे हो, खांसी लेके आ रहा है 2 महीने से, तो कौन सा पहला टेस्ट कराओगे? स्पूटम कल्चर, सीवी नेट वगैरह। स्पूटम एंड पहला चेस्ट टेस्ट, एक्सरे। ये भी। पहला टेस्ट एक्सरे करा लोगे, तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। राइट, और एक स्प्यूटम भेज दोगे उसका, ऐसा ही करोगे ना? यस सर। चलो एक सिनेरियो देता हूँ, क्लिनिकल काफी स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का। मान लीजिए मैंने कह दिया कोई पेशेंट कॉफ लेके आया है 4 मंथ से, कोई पेशेंट कह रहा है कि उसको बलगम भी आ रहा है 4 मंथ से, पेशेंट कह रहा है उसको माइल्ड ग्रेड फीवर भी है 4 मंथ से, पेशेंट कह रहा है उसमें वेट लॉस भी है 4 मंथ से। ये बताओ, इसमें टीबी सोचोगे कि निमोनिया सोचोगे? टीबी टीबी। सर। टीबी। राइट, कोरोना तो नहीं सोचोगे इसमें? नो नो सर। सर। नो राइट, सर। क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है। टीबी हो गया, HIV हो गया, ये सारे क्रॉनिक डिजीजेस हैं। निमोनिया हो गया, कोरोना हो गया, ये सब एक्यूट डिजीजेस हैं। चलिए एक और सिनेरियो देते हैं, कोई पेशेंट आया आपके पास कॉफ के साथ, और पेशेंट सांस ले रहा है तो उसको व्हीज आ रहा है, हाफ रहा है, प्लस ऐसे पेशेंट में ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रही है, और ये चीज अभी सडन हुई है 1 घंटे से, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, नो फीवर, अब क्या सोचोगे? अस्थमा सर। अस्थमा। अस्थमा? यार सीओपी। निमोनिया कहाँ हो जाएगा, अस्थमा है बेटा ये, अस्थमा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ किसी पेशेंट में अस्थमा की डायग्नोसिस बनानी है तो क्या टेस्ट कराओगे? PFT सर। राइट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओगे, और एक इंस्ट्रूमेंट से इसको करोगे, क्या होता है वो? पायरोमेट्री। राइट, स्पायरोमीटर से, यू ऑल्सो कॉल इट स्पायरोमीट्री। तो जैसे अगर किसी का लिवर खराब है या लिवर फंक्शंस देखने हैं तो यू गो फॉर LFT। क्या क्या देखते हो LFT में?
सीरम बिलिरुबिन, ओटीपीटी सर, अल्कलाइन फॉस्फेट। राइट, ये सारी चीजें देखते हो। इसी तरीके से अगर मान लो किसी पेशेंट में आपने सस्पेक्ट किया किडनी की प्रॉब्लम है, तो केएफटी कराते हो। क्या देखते हो केएफटी में? सीरम क्रेट, ब्लड यूरिया, राइट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स। सारी चीजें देखते हो। इसी तरीके से जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हो, तो आप ये जानना चाहते हो कि लंग की फंक्शनिंग कैसी है। तो लंग की फंक्शनिंग देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में? फोर्स FPV1 एक्सट्रैक्टिंग वॉल्यूम on सर, FBC. फोर्स वाइड कैपेसिटी। राइट, आपको यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। आपको इसके अलावा और क्या देखना पड़ेगा? FEBA1. राइट, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड देखना पड़ेगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखना पड़ेगा, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, जिससे हम लोग एक क्लिनिकल अप्रोच बनाएंगे और आगे चल के उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस प्लान करेंगे। फिर उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और ये काफी लंबा यूनिट होगा, जिसमें हम लोग काफी रेस्पिरेटरी कंडीशंस ऐसी भी डिस्कस करेंगे जिसमें इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की जरूरत हो। ओके, खासकर इसी सेक्शन में वेंटिलेटर और एबीजी भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफी है, चलते हैं अपने मेन स्लाइड पे। वी विल टॉक अबाउट, सबको मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक ओनली अबाउट बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट, आइए देखते हैं आज का लेक्चर। सो वी विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स आप लोगों को दिखा रखे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो लेट्स फोकस ओवर हियर। यहाँ पे आपने नेजल कैविटी देखा, यहाँ पे आपने नोज देखा, और फिर आप यहाँ पे लंग्स देख पा रहे हो, यहाँ पे डायफ्राम देख पा रहे हो। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम नोज। नोज के बाद आपके पास आएगा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स आगे चल के आपके पास आ जाएगा क्या? ट्रेकिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इसी ट्रेकिया के अंदर आपको लैरिंग्स भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हो। इसके बाद आपके पास ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे। ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। और फिर आपके आ जाएंगे एल्वियोलाई, जहाँ पे मेन गैस एक्सचेंज होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एल्वियोलाई के आसपास लिख लेते हैं वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। तो ब्रीदिंग का कोई पर्पस नहीं होगा अगर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि नोज से स्टार्ट करेंगे, आगे चल के एयरवे आएगा, फिर आगे चल के आपका लंग आ जाएगा। लंग के बाहर ही आपके क्या हो जाते हैं? प्लूरा हो जाते हैं। तो हम लोग कुछ प्लूरल डिजीजेस की बात करेंगे, मतलब कवरिंग्स ऑफ लंग। और यहाँ पे आप लोग एक मसल देख पा रहे हो, दैट इज योर डायफ्राम, जो कि मेन मसल है। मेन मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। अगर ये मसल काम नहीं कर रही होगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। वी विल डिस्कस। राइट, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। हर एक कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड डिजीजेस भी डिस्कस करेंगे, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, राइट, डायफ्राम पैरालिसिस। इसके अलावा अपर एयरवे डिजीजेस, लोअर एयरवे डिजीजेस, इन्फेक्टिव कंडीशंस, नॉन इन्फेक्टिव कंडीशंस, एलर्जिक कंडीशंस, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे यू हैव नोज एंड नेजल कैविटी। आगे चल के नेजोफेरिंग्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स हैं, फिर लंग्स हैं। फिर यहाँ पे डायफ्राम देख पा रहे हो। लंग के बाहर आपको भी प्लूरा भी दिखेगा। ओके, ये डायफ्राम आप लोग देख पा रहे हो। यू हैव राइट डोम ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका? थोरेसिक कैविटी का। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एयर आपका कहाँ से आ जाएगा? एटमॉस्फेयर से।
लंग के अंदर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिक्स पे भी ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल कैविटी वी विल प्रोसीड डाउन टुवर्ड्स द लंग, जहाँ पे हम लोग ब्रोंकस और ब्रोंकियोल और एल्विलाई की बात करेंगे। इसके अलावा डायफ्राम की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग प्लूरा की बात करेंगे। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में we will talk about mainly airway, lungs, pleura and diaphragm। राइट, जो स्पेशल एम्फेसिस होगा वो होगा आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस पे, आईसीयू मैनेजमेंट पे। इसके अलावा वेंटिलेटरी एंड ऑक्सीजन थेरेपी पे, वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन थेरेपी। राइट, जो नेबुलाइजेशन वगैरह है वो भी बीच में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होते हैं ये आपके मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीजन ने अंदर जाना है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना है। ओके, ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आती है तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को बाहर निकालना होता है, दैट इज नोन एज वेंटिलेशन। ओके, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसी का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, ओके, तो आप लोग क्या बताओगे? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन रेंज ऑफ 12 to 16। तो लेट्स स्टार्ट। वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, दिस विल बी फॉर ब्रीदिंग। ओके, और ब्रीदिंग में यू हैव इंस्पिरेशन एंड यू हैव एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। तो जब इंस्पिरेशन करोगे तो एयर अंदर जाएगी। तो एक सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं, दिस इज योर ट्रेकिया, दैट इज नोन एज विंड पाइप। उसके बाद आपके पास ब्रोंकस होगा, एक तरफ राइट मेन ब्रोंकस होगा, एक तरफ लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो जब हम लोग इंस्पायर करेंगे तो एयर अंदर जाएगी, दिस इज इंस्पिरेशन। जब एक्सेल करेंगे तो एयर बाहर जाएगी। राइट, जाना इन्होंने ट्रेकिया से ही होगा। ओके, तो जब इंस्पायर करेंगे तो एयर इन लंग्स। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मेनली हम लोग अंदर ऑक्सीजन लेंगे। जब एक्सपायर करते हैं तो क्या करते हैं? एयर आउट, और यहाँ पे CO2 आउट। ओके, तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसका बाई प्रोडक्ट होगा CO2, उसको हम लोगों को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करना होगा। तो जब ब्रीदिंग की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की। और जब यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, खासकर एयरवे की बात करते हैं, तो एयरवे में सारे पार्ट्स आपके गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर इस तरीके से मैं एयरवे की बात कर रहा हूँ तो आगे चल के ट्रेकिया से ब्रोंकस ब्रोंक्यूल बनने के बाद जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज मेनली होता है वो आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। इन्हीं के अंदर एयर होता है, यहीं से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके इस तरीके से होता हुआ बाहर चला जाता है। तो इन एक्सहेलेशन वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, इन इनहेलेशन वी टेक ऑक्सीजन इन। आगे चल के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके ये ब्लड में चला जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक की अगर मैं बात कर लूँ तो लंग के कुछ लोब्स देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रेकिया होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास राइट मेन ब्रोंकस होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगा, और ये आपका राइट लंग हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया। ओके, अब इसमें थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ, मैं राइट लंग को थोड़ा ज्यादा बड़ा बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे राइट लंग के 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग के केवल 2 लोब हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। जबकि जब लेफ्ट लंग की बात करते हैं ओनली अपर एंड लोअर लोब। सो दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग, ये सब जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये आपने अप्रिसिएट करना है कि दोनों में एक ऑब्लिक फिशर होगा, राइट। लेकिन हॉरिजॉन्टल फिशर केवल एक में होगा, दोनों में नहीं होगा। ओके, तो बात समझते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया कि ये आपका ऑब्लिक फिशर हो गया, समथिंग लाइक दिस, तो ये अपर लोब और लोअर लोब को डिवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं राइट लंग की बात करूं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोब होता है, दैट इज योर मिडिल लोब। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक फिशर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल फिशर। जबकि अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूं तो यहाँ पे केवल एक ही है, राइट। वो क्या है? ऑब्लिक फिशर, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज योर ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर क्या कर रहा है? लेफ्ट लंग को तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बट राइट लंग में यू हैव वन मोर फिशर, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल फिशर, यू हैव ऑब्लिक फिशर, राइट। दिस इज योर ऑब्लिक फिशर। और ये वाला आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। तो जब राइट लोब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 लोब दिख रहा है, 1 2 3। लेफ्ट लोब की बात कर रहे हैं तो यू हैव ओनली 2 लोब्स। ओके, तो योर राइट लोब कंटेन्स 3 लोब्स, लेफ्ट लोब कंटेन्स ओनली 2 लोब्स। ओके, बीच में यहाँ पे हार्ट होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बीच में हार्ट है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग containing 2 lobes. This is your right lung containing 3 lobes. और यहाँ पे 2 फिशर हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर है, आप लोग कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो, और एक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑब्लिक फिशर। ओके, अब अगर मैं इसी डायग्राम में कुछ और डिटेल में जाऊं तो मैं ट्रेकिया को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहूंगा। दिस ट्रेकिया, एयर आएगी भी इधर से, जाएगी भी इधर से, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं? विंड पाइप कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड कर रही है किसमें? ब्रोंकस में। हाइलाइटर से दिखाता हूँ। ट्रेकिया कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई, ये राइट मेन ब्रोंकस हो जाता है, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो जाता है। राइट मेन ब्रोंकस आप लोग ज्यादा अप्रिसिएट कर पा रहे हो, दिस इज स्ट्रेटर, वाइडर एंड शॉर्टर। तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी होता है या बैक्टीरिया होता है तो ज्यादातर वो राइट लोब में चला जाता है, राइट, राइट लंग में चला जाता है। इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे बात कर लिया, दिस इज योर ट्रेकिया, ट्रेकिया से राइट मेन ब्रोंकस बनेगा, और राइट मेन ब्रोंकस एयर लेके जाएगा राइट लंग में। इसी तरीके से दूसरी तरफ आपके पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो गया। तो ये आपका राइट लंग हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं राइट लंग के पास कितने लोब हैं? 3 लोब हैं, और लेफ्ट लंग के पास केवल 2 लोब हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट कलर से मैं मार्क कर ले रहा हूँ, दिस इज राइट मेन ब्रोंकस। कहाँ पे एयर लेके चला जाएगा? राइट लंग में। दिस इज योर लेफ्ट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ओके, तो ये जो राइट मेन ब्रोंकस है आप लोग देख पा रहे हो ये थोड़ा सा मोटा है, चौड़ा है, और जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस है ये पतला है और इस थोड़ा सा एंगल पे ज्यादा है। तो दिस इज योर लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बताऊं कि कोई फॉरेन बॉडी आ गया, मान लो मैंने कह दिया बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ गया, तो इसके लिए राइट लंग में जाना आसान होगा। कॉमन सेंस से सोचो, ये आपका जो ब्रोंकस है ज्यादा स्ट्रेट है, शॉर्ट है, वाइड है। इसीलिए अगर मैं टीबी की बात करूं या एस्पिरेशन की बात करूं, कोई फॉरेन बॉडी हो, राइट लंग में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात करूंगा तो राइट लंग में टीबी के लीजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, इसको और हम लोग समझ लेते हैं।
एक बार फिर से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट। राइट लंग के 3 लोब आप लोग बहुत इजीली अप्रिसिएट कर पा रहे होगे। लेफ्ट लंग के आपके केवल 2 लोब अप्रिसिएट हो रहे हैं, अपर एंड लोअर लोब्स। ओके, अब यहाँ पे फोकस हम लोग कर लेते हैं राइट मेन ब्रोंकस। राइट, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, राइट पल्मोनरी ब्रोंकस। दूसरी तरफ आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट लोब ब्रोंकस। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा और क्लियर देख सकते हो। दिस इज योर ट्रेकिया, दैट इज योर विंड पाइप। राइट, इसी ट्रेकिया के अंदर यू ऑल्सो हैव अ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज योर वॉइस बॉक्स। तो ट्रेकिया से मैं कुछ इस तरीके से राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस बना रहा हूँ इंटेंशनली, ताकि आप अप्रिसिएट कर पाओ कि जो राइट मेन ब्रोंकस है दैट इज स्ट्रेटर, वाइडर एंड शॉर्टर। ओके, इसको और कायदे से बना लेते हैं इस डायग्राम को, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज योर ट्रेकिया, this is your right main bronchus, and this is your left main bronchus। और ये आपका हो जाता है राइट लंग, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये हो जाता है आपका लेफ्ट लंग। ओके, तो यहाँ पे एक तो ट्रेकिया की बात हम लोगों ने कर लिया, दैट इज योर विंड पाइप। यहीं पे आपका एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी होता है, दैट इज योर लैरिंग्स। राइट, दैट इज नोन एज साउंड बॉक्स। जो बातचीत हो रही है वो लैरिंग्स की वजह से ही हो रही है। ये अप्रिसिएट करना है आपने राइट मेन ब्रोंकस। राइट, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। तो दिस इज योर राइट मेन ब्रोंकस, दिस इज योर लेफ्ट मेन ब्रोंकस। तो यहाँ से आइडिया ये लग रहा है आपको कि राइट मेन ब्रोंकस शॉर्ट है, स्ट्रेट है और वाइड है। और जो राइट लंग है उसके 3 लोब हैं, 1, 2 एंड 3। लेफ्ट लंग है उसके केवल कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। दिस इज 1, दिस इज 2। So let's draw a conclusion. Right main bronchus is shorter, wider as well as straighter। तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी होगा ज्यादातर किधर चला जाएगा, राइट लंग में चला जाएगा। राइट, मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी है तो ये राइट लंग में इजीली चला जाएगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको, मान लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज बैक्टीरिया विच कॉजेज टीबी, राइट, will have better access towards राइट लंग। ओके, तो मैं यही कह रहा हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, इसके राइट लंग में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस इज मोर कॉमन इन राइट लंग। अब देखो, जो बैक्टीरिया होता है चाहे वो एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा, मतलब बैक्टीरिया को क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। अगर वो एरोबिक होगा तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है दिस इज एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन पॉइजन है। राइट, तो वो ऑक्सीजन होगा तो सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। और जो ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो अपर लोब में होता है, एपेक्स ऑफ लंग में होता है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। राइट, तो जो ऑक्सीजन है दैट इज मैक्सिमम इन अपर लोब। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि माइकोबैक्टीरियम टीबी से जो ट्यूबरकुलोसिस होगा ये मोर कॉमन होगा राइट लंग में, और राइट लंग के एपेक्स या अपर लोब पे लीजन मिलना, कैविटी मिलना, कंसोलिडेशन मिलना ज्यादा कॉमन। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ रहे हो। एक टीबी का मरीज आया, आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, 2-3 महीने से कॉफ है, वेट लॉस है, समथिंग लाइक दैट, और आपने एक्सरे करा के देखा, आगे चल के टीबी तो डिटेल में पढ़ना ही है हम लोगों को। तो ऐसे पेशेंट में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादातर पेशेंट्स में राइट लंग में प्रॉब्लम होगी, और ज्यादातर पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम दिखेगी वो अपर लोब में दिखेगी। बहुत टाइप की ट्यूबरकुलोसिस होती है। ओके, बट अभी के लिए ये बेसिक नॉलेज जरूरी है कि राइट मेन ब्रोंकस शॉर्ट है, वाइड है। मान लीजिए आप पानी पी रहे हो, ठीक है, हंस रहे हो साथ में,
तो अगर एस्पिरेट हो गया, गलती से वो सांस नली में चला गया, तो किधर ज्यादा जाने का चांस है? राइट लंग में जाने का चांस ज्यादा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल ये डिस्कस किया है कि भाई नोज से स्टार्ट हुआ, नेजोफेरिंग्स आया, देन यू हैव ट्रेकिया, then you have larynx, then you have bronchus, bronchioles, and finally you have alveoli, right? तो यहाँ पे अगर कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करें, तो ये जो एयरवे है, इसके दो पार्ट होते हैं। कहीं पे गैस एक्सचेंज होता है, कहीं पे केवल एयर का कंडक्शन होता है। बात समझो, जैसे जो भी हम लोगों ने नॉस्ट्रिल से एयर लिया, कुछ इस तरीके से ट्रेकिया से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, और आगे चल के यही एयर वापस भी निकल जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो यू विल टेक एयर इन, दैट इज इंस्पिरेशन, एंड यू विल रिमूव द एयर आउट, दैट इज योर एक्सपिरेशन, दैट इज योर एक्सलेशन। तो यहाँ पे ट्रेकिया आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। हम लोगों ने पहले भी कहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। अब देखो, एयर जा तो रही है, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होना चाहिए। तो जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स पे होता है। थोड़ा बहुत एल्वियोलर डक्ट में, थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। तो जो यहाँ पे हायरकी है, तो हम लोग कहते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रेकिया। ट्रेकिया आपका आगे चल के डिवाइड होगा ब्रोंकस में, ब्रोंकस डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, एंड अल्टीमेटली यू हैव एल्वियोलाई, जहाँ पे मेन गैस एक्सचेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ जगहों पे केवल एयर जाएगी और एयर निकलेगी, और कुछ जगहों पे गैस एक्सचेंज होगा। तो मेनली जो गैस एक्सचेंज होता है वो आपके एल्वियोलाइज में होता है, इन दिस स्ट्रक्चर। लेकिन थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ वाले पार्ट को क्या कह देते हैं? यहाँ वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं, इस पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होगा, तो दिस इज एक्सचेंज पार्ट। इसके ऊपर वाले पार्ट में कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल एयर आएगी और जाएगी। सो दिस इज योर कंडक्टिंग पार्ट, राइट? दिस डू नॉट टेक पार्ट इन गैस एक्सचेंज। तो कुछ डिजीजेज होंगी जो कंडक्टिंग पार्ट को इफेक्ट करेंगी, कुछ डिजीजेज होंगी जो लोअर एयरवे को इफेक्ट करेंगी, जो एक्सचेंज पार्ट है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज मेनली एल्विलाई में होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग तीन स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो। तो इन दिस पार्ट गैसियस एक्सचेंज अकर्स, राइट? तो यहाँ पे मैं कहूंगा O2 इन, CO2 आउट। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और बेसिक में डिस्कस करना है कि किस तरीके से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकस आता है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं, एंड अल्टीमेटली यू हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट। तो ज्यादातर पार्ट कंडक्टिंग होता है, थोड़ा सा पार्ट आपका एक्सचेंज पार्ट होता है। रेस्ट इज योर कंडक्टिंग पार्ट। ओके, तो इसके एक अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे। और ये भी देख लेते हैं कुछ डिजीजेस एग्जाम्पल के तौर पे जो कंडक्टिंग पार्ट को इफेक्ट करेंगी, और कुछ आपके रेस्पिरेटरी पार्ट को इफेक्ट करेंगी। ओके, तो कंडक्टिंग पार्ट में मैं कह रहा हूँ ओनली कंडक्शन ऑफ गैस, कंडक्शन ऑफ गैसेस। ओके, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आप लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे याद भी कर सकते हो, टर्मिनल मतलब लास्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो ये क्या हो गया आपका कंडक्टिंग पार्ट। और जब रेस्पिरेटरी पार्ट की बात होती है, एक्सचेंज पार्ट की बात होती है, तो हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, नाम में ही रेस्पिरेटरी आ गया। तो दिस इज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो कि लास्ट ब्रोंक्यूल होता है। टू एल्वियोलाई, मेनली क्या हो गया? एल्वियोलाई हो गया। गैस एक्सचेंज के लिए ये स्ट्रक्चर का इंटैक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एल्वियोलाई बना लिया, और इसके अंदर मैंने फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड इन एल्वियोलाई। तो यहीं पे तो गैस एक्सचेंज होना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? फ्लूइड आ गया। तो दिस कैन बी ड्यू टू निमोनिया। मान लीजिए मैंने कह दिया पस हो गया,
तो इसी को आप लोग निमोनिया कहते हो। तो जब किसी को निमोनिया होता है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे फंगस की वजह से हो, तो गैस एक्सचेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। राइट, बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी नहीं जाएगी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना चाहिए नहीं होगा। ओके। तो जब निमोनिया की बात करेंगे तो वो किसकी प्रॉब्लम है? वो आपके एक्सचेंज पार्ट की प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात हो रही है, अस्थमा की बात हो रही है, कंडक्टिंग पार्ट की प्रॉब्लम है। ओके, एक और डायग्राम बनाते हैं। वी विल टॉक अबाउट कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। तो एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ आपका ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस, आगे चल के ब्रोंकस डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में, समथिंग लाइक दिस। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कुछ टफ लग रहा होगा। राइट, तो ये आपके क्या हो गए? ब्रोंक, ट्रेकिया, देन यू हैव ब्रोंकस, एंड देन यू हैव ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ब्रोंक्यूल जो डिफरेंट टाइप के होते हैं लास्ट वाले को लिख दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कई टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग कहेंगे इट विल गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये आपके क्या हो गए? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, देन यू हैव एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली यू हैव एल्वियोलाई। राइट, दिस इज एल्वियोलर डक्ट and this is your alveoli. Okay, this is your exchange part, right? और ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट। दिस इज योर कंडक्टिंग पार्ट। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को सीओपीडी है, तो सीओपीडी में अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे तो दैट विल इन्वॉल्व योर कंडक्टिंग पार्ट। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर मैं अस्थमा की बात करूंगा तो किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? कंडक्टिंग पार्ट का। अगर मान लीजिए एक्सचेंज पार्ट की बात करूं और मैं एम्फाइसीमा की बात करूं, राइट, जो कि एक तरीके का सीओपीडी है। अगर मैं निमोनिया की बात करूं तो ये सब आपके एक्सचेंज पार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एयरवे का कंडक्टिंग पार्ट, एयरवे का एक्सचेंज पार्ट। तो डिफरेंट डिजीजेस डिस्कस करेंगे तो इसका रेलेवेंस वहां पता चलेगा। तो एक फाइनल डायग्राम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दिस इज योर कंडक्टिंग पार्ट एंड दिस इज योर एक्सचेंज पार्ट। अब बस ये बताना है कि इन तीनों को अगर मैं मिला के कुछ बोलूं तो दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी यूनिट या एसाइनस। रेस्पिरेटरी यूनिट या एसाइनस। तो एसाइनस में क्या क्या चीजें आ गई? यू हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, यू हैव एल्वियोलर डक्ट एंड यू हैव एल्वियोलर सैक्स। ओके, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। तो कुछ इस तरीके से फिर से बना लेते हैं, O2 इन और CO2 आउट। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से एयरवे आप लोग समझ चुके हो। ट्रेकिया, ब्रोंकस, देन यू हैव ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली यू हैव एल्वियोलर डक्ट एंड सैक्स। ओके, अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज देख पा रहे हो, मेन मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डायफ्राम। ओके, डायफ्राम क्या हो गई? मेन मसल ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के दो फेजेस हो गए, यू हैव इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो जब भी हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं तो इंस्पिरेशन जो होता है, जब एयर हम लोग अंदर ले जाते हैं, दिस इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब कि इसमें एनर्जी लगती है। राइट, एटीपी नीडेड। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रबर बैंड है, जब आप उसको फैलाओगे, स्ट्रेच करोगे तो एनर्जी लगेगी। जब आप उसको
क्या कहते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे लाओगे तो केवल छोड़ दोगे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बैलून है, उसको जब आप लोग इन्फ्लेट करोगे तो एनर्जी लगेगी, डिफ्लेट करोगे तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, सिंपली इलास्टिक रिकॉइल से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ इंस्पिरेशन है और एक्सपिरेशन है, तो इंस्पिरेशन तब होगा जब आपका डायफ्राम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एनर्जी लगेगा। एक जिंदा इंसान होगा तभी वो एटीपी खर्च कर सकता है, तभी वो ब्रीद कर सकता है, ओके, मतलब इंस्पायर कर सकता है। तो दिस एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो गया, केवल एलास्टिक रिकॉयल है, किसका, डायफ्राम का। समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया ये आपका चेस्ट है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे डोम ऑफ डायफ्राम होता है, राइट और लेफ्ट दोनों होते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक बना रहा हूँ। सो दिस इज योर डायफ्राम। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। अगर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब अब जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जब भी कभी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब अब एयर कहाँ से आ जाएगी, एटमॉस्फेयर से अंदर आ जाएगी, ओके। तो जब भी हम लोग बात करते हैं डायफ्राम के फंक्शन की, तो हम लोग यही कहते हैं जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जो एटमॉस्फेयर है वहां से एयर कहाँ पे आ जाएगी, लंग के अंदर, राइट, क्योंकि अंदर प्रेशर कम है। तो कुछ इस तरीके से एयर अंदर आ जाएगा। वापस इलास्टिक रिकॉयल की वजह से डायफ्राम फिर ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो दोबारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और एयर पैसिवली बाहर चली जाएगी। तो जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये एक्टिव फेज है, राइट। इससे क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, राइट। लेकिन जब मैं एक्सपीरेशन की बात करूंगा तो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो एयर उल्टा लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाएगी। दैट्स हाउ यू एक्सहेल आउट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायफ्राम है, मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, राइट। इसका मतलब अगर किसी में न्यूरल प्रॉब्लम भी हो जाए तो भी आपका डायफ्राम काम नहीं करेगा। फ्रेनिक नर्व डिटेल देखेंगे, रूट वैल्यू वगैरह क्या होती है, ओके। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर आ जाएगी अंदर, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल, ओके, जिसमें मेन मसल आपका क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है तो देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेट हो गया। पहले डायफ्राम ऐसा हुआ करता था, जब इंस्पिरेशन करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और डायफ्राम देखो स्ट्रेट हो गया है, राइट। डायफ्राम स्ट्रेटन हो गया है, स्ट्रेटन, ओके। तो ये क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, एक्टिव प्रोसेस है। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एक्टिव है पैसिव है उसका कोई रीजन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट में अस्थमा है, तो उसमें इंस्पिरेशन उतना इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव है। मान लो मेरे एयरवे में थोड़ी बहुत रुकावट है और मैं इंस्पायर करना चाहूंगा तो मैं और एनर्जी लगा लूंगा, लेकिन एक्सपीरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड होगा क्योंकि उसमें तो मैं एनर्जी लगा नहीं पा रहा हूँ, वो तो पैसिव प्रोसेस था, ओके। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ज्यादातर अगर वो लोअर एयरवे की बात करें तो एक्सपीरेशन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सपीरेशन में क्या हो गया, डायाफ्राम केवल क्या किया, रिलैक्स कर लिया। ये पैसिव प्रोसेस है, राइट। तो अगर थोड़ा मोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम एनर्जी लगा के उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे एक्सेलेशन के समय। जबकि इंस्पिरेशन में मान लीजिए मैंने कह दिया अस्थमा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं,
और तेजी से सांस खींच के सांस अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है। तो अस्थमा जब किसी को होता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एयरवे नैरो हो जाते हैं और ज्यादा एक्सपिरेशन अफेक्टेड होता है, मतलब एयर लंग से बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट होता है, डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर इनहेलेशन जिसमें डायफ्राम आपका नीचे आया। दिस इज योर एक्सहेलेशन, डायफ्राम रिलैक्स करके दोबारा ऊपर चला गया। एक ही वर्ड यहाँ पे लिखना है, एक्टिव है और ये पैसिव है। यहाँ पे एटीपी की जरूरत होगी और एक्सेलेशन में कोई एटीपी की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे CO2 आपका आउट हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन इन हो रहा है। ओके, राइट। अब यहाँ पे एक और डायग्राम देख पा रहे हो जिसमें मैंने लंग के और एयरवे के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को दिखाया है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेकिया की बात करूँ, राइट, फिर उसके बाद राइट मेन ब्रोंकस की बात करूं और दूसरी तरफ आपके पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो गया, राइट, दैट इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को मैंने कह दिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी को मैंने कह दिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो दोनों में एक डिवीजन है। कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैंने कह दिया किसी को निमोनिया हो गया, तो निमोनिया तो बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को इफेक्ट कर रहा था, वो भी एक्सचेंज वाले पार्ट को, तो LRTI होगा। ओके, तो अगर मैंने कहा कि किसी पेशेंट में ग्लॉटिस से ऊपर इन्फेक्शन है, जैसे URTI का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को लेरिंजाइटिस हो गया, किसी पेशेंट को फेरिंजाइटिस हो गया, किसी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो गया। ओके, अब किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। इसी तरीके से जो आपका LRTI है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो ये जानना भी जरूरी है कि भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ तक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ तक है। तो जब हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे साइनसेस इन्वॉल्व हो गए, थ्रोट इन्वॉल्व हो गया, लैरिंग्स इन्वॉल्व हो गया, राइट। तो ट्रेकिया में ही लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे के स्ट्रक्चर्स को हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को फेरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस, या मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ जाएगा, राइट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराने वाले ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ पे आप लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख पा रहे हो, जैसे मैंने कह दिया किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, तो निमोनिया कहाँ होगा, एल्वियोलाई के लेवल पे जाके होगा, तो दिस इज योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दोनों में क्लिनिकल फीचर्स अलग होंगे, दोनों का मैनेजमेंट अलग होगा। ओके, सो दिस इज योर अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अगर मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करूं तो अप टू लैरिंग्स कह सकता हूं, राइट। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मोटा मोटा भी बात कर लेते हैं, बिलो लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। अब आइए कुछ और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट प्लूरा। प्लूरा का मतलब क्या हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। और प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, कवरिंग ऑफ लंग। जैसे अगर मैं मेनिंजीज की बात करूं तो दोज आर कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, तो ऐसे आपके पास कवरिंग ऑफ क्या हो गए, लंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर मान लो मैंने कह दिया किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, प्लूराइटिस हो गया, तो भी उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, राइट। प्लूरल TB भी हो सकता है। ये आपके क्या हो गए, लंग्स हो गए। लंग्स के बाहर आपके एक लंग से बिल्कुल सटी हुई मेम्ब्रेन होती है, दैट इज योर विसरल प्लूरा। और एक और थोड़ी सी बाहर होती है, दैट इज योर पेराइटल प्लूरा। तो दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स, राइट, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो जो बाहर वाला है दैट इज योर क्या, पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाला है दैट इज योर विसरल प्लूरा। इनके बीच में जो स्पेस आप लोग देख पा रहे हो वो क्या है, दैट इज योर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जब भी हम लोग लंग्स की बात करते हैं उसी कलर से बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लंग बना दिया, ये आपका लंग है,
लंग के जस्ट बाहर मैं बनाना चाहता हूं यहाँ पे एक विसरल प्लूरा जो कि लंग से बिल्कुल अटैच्ड है। दिस इज योर विसरल प्लूरा। राइट, कहाँ पे है? लंग से बिल्कुल अटैच्ड है, विसरल प्लूरा। और एक थोड़ी सी बाहर है, दिस इज योर पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा। बीच में आपका क्या हो गया? प्लूरल स्पेस, और इस स्पेस में थोड़ा सा फ्लूइड है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। दिस इज योर प्लूरल स्पेस या कैविटी। यहाँ पे एयर नहीं होती, लंग के अंदर तो एयर होता है, ये लंग है, लंग के अंदर एयर होता है, राइट। लेकिन अगर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी की बात करूं तो यहाँ पे फ्लूइड होता है, राइट। और ये फ्लूइड करीब आपका 15 से 20 ml होता है। ओके। अगर इसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, इसके अंदर एयर आ जाए तो भी प्रॉब्लम, फ्लूइड और फ्लूइड ज्यादा हो जाए और एयर आ जाए तो भी प्रॉब्लम, इसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी प्रॉब्लम। ओके। तो हम लोग प्लूरल डिजीजेस भी डिस्कस करेंगे जिसमें पर्टिकुलरली प्लूरल इफ्यूजन, एम्पाइमा और न्यूमोथोरेक्स और हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे। सो यू हैव पेराइटल प्लूरा जो कि आउटर वाला है, एंड यू हैव विसरल प्लूरा जो कि इनर वाला है, अंदर वाला है। एंड इन बिटवीन यू हैव प्लूरल कैविटी दैट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली, मान लो मैंने लिख लिया 20 ml। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा है? ये आपके लंग्स हो गए, लंग्स के ऊपर आपके पास क्या हो गया? प्लूरा हो गया। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो प्लूरा। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर इसी प्लूरल स्पेस में कैविटी में फ्लूइड इंक्रीज हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? लंग को कंप्रेस कर देगा ये, लंग कोलैप्स हो जाएगा, दैट इज योर एटीलैक्टेसिस। और अगर लंग कोलैप्स हो जाएगा तो एयर अंदर जाएगी नहीं, तो गैसेस एक्सचेंज होना नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, जैसे फ्लूइड बिटवीन प्लूरल स्पेस। नॉर्मली 20 ml हुआ करता था फ्लूइड, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज कर जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने कह दिया 500 ml हो गया, राइट, दिस इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। और अगर किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो गया, राइट, तो इससे दिक्कत क्या है? आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे लंग कोलैप्स हो रहा है, ये किसको कंप्रेस कर रहा है? अंडरलाइंग लंग पेरेन्काइमा। तो ये क्या हो गया? अंडरलाइंग लंग कोलैप्स, अंडरलाइंग लंग कोलैप्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ओके। तो ये कुछ प्लूरल डिजीजेस भी होंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फ्लूइड आ गया है तो दैट इज योर प्लूरल इफ्यूजन। अभी मैंने बताया था प्लूरल स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, लेकिन अगर एयर आ जाए दैट इज योर न्यूमोथोरेक्स। ओके। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लूरल डिजीजेस, जिसमें हम लोग प्लूरल इफ्यूजन की बात करेंगे, न्यूमोथोरेक्स की, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो प्लूरल फ्लूइड काफी इंक्रीज कर गया है। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया? आपका प्लूरल इफ्यूजन। इसी डायग्राम में आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हो, ये अंडरलाइंग लंग कोलैप्स है, अंडरलाइंग लंग कोलैप्स। राइट, जब लंग कोलैप्स हो गया मतलब एल्वेलाई कोलैप्स हो गए, दिस इज नोन एज एटीलैक्टेसिस, राइट, दिस इज नोन एज एटीलैक्टेसिस। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे अप्रिसिएट कर पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंक्रीज्ड फ्लूइड इन एल्वियोलाई, राइट, दिस इज प्लूरल इफ्यूजन। अगर यही आपका क्या है? पस है, पस ऐसे बाहर से दिखेगा नहीं, इंक्रीज फ्लूइड इन एल्वियोलाई नहीं, सॉरी, इन प्लूरल स्पेस, राइट। ये क्या हो गया? प्लूरल इफ्यूजन। और आपने चेक करके देखा कि ये पस था, तो इसी को आप लोग क्या कह दोगे? एम्पाइमा कह दोगे। ओके।
फ्लूइड लाइक है तो इसको हाइड्रोथोरेक्स भी कह सकते हो। और अगर मैंने कह दिया यहाँ पे एयर इन प्लूरल स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स। अगर मैंने कह दिया एयर भी है प्लस फ्लूइड भी है, फ्लूइड पस भी हो सकता है, दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। ओके। इन सब की वजह से देयर विल बी अंडरलाइंग लंग कोलैप्स, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एटीलैक्टेसिस। एटीलैक्टेसिस, लंग कोलैप्स हो जाए तो जाहिर सी बात है अब एयर नहीं जा पाएगा अंदर। ओके, ना बाहर निकल पाएगा, तो जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज कॉम्प्रोमाइज होगा, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ना है। सो यू हैव प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें सिंपली आपने क्या कह दिया कि फ्लूइड इंक्रीज हो गया। यू हैव एम्पाइमा, आपने चेक किया ये जो फ्लूइड इंक्रीज था दैट इज एक्चुअली पस, राइट। ये आपका हेल्दी लंग है, यहाँ पे आपका एयर इकट्ठा हो गया, फ्लूइड नहीं एयर है, तो एयर होगा तो यू विल कॉल इट न्यूमोथोरेक्स। हमेशा आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो, देर इज अंडरलाइंग लंग कोलैप्स, और लंग कोलैप्स को हम लोगों ने क्या कह दिया था, एटीलैक्टेसिस। ओके, चलिए एक और यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। देर इज लॉट ऑफ फ्लूइड, थोड़ा फ्लूइड तो नॉर्मल है, तो देन इट हैज टू बी प्लूरल इफ्यूजन, और ये क्या हुआ, कोलैप्स्ड लंग, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया था, एटीलैक्टेसिस। ओके, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे चल के इसको ट्रीट करते हैं, चाहे तो हम लोग निडल से निकालने की कोशिश करते हैं, थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक, दैट इज योर थोरेकोसेंटेसिस, या हम लोग यहाँ पे ट्यूब डाल के छोड़ देते हैं, ड्रेन आता रहता है, दैट इज योर इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, आईसीडी कर देते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, सिरिंज से हम लोग इस प्लूरल इफ्यूजन वाले फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं, राइट। दिस विल बी स्टडीड अंडर थोरेकोसेंटेसिस, ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैप। आप लोग सुनते होंगे किसी के फेफड़े में पानी भर गया, एक्चुअली ज्यादातर वो फेफड़ा नहीं होता, ज्यादातर वो प्लूरल स्पेस होता है। ओके, और यहाँ पे चाहे तो सिरिंज से या हम लोग यहाँ पे ट्यूब डाल के इसको ड्रेन कर सकते हैं अंडर वाटर सील बनाते हुए। ओके, तो प्लूरल इफ्यूजन भी अपना एक टॉपिक होगा जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ डिजीजेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया था आपका जो अल्टीमेट गैस एक्सचेंज वाला एरिया है दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मली यू हैव एयर, एयर होगा तभी एयर में से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तभी आपका बाहर चला जाएगा। तो एल्वियोलाई में क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गैसियस एक्सचेंज हुआ, राइट। और ये तभी होगा जब एल्वियोलाई में क्या होगा, एयर होगा, तभी तो एयर के अंदर के गैसेस डिफ्यूज करेंगे, तो दिस इज नॉर्मल। लेकिन जब हम लोग निमोनिया की बात करते हैं, तो निमोनिया में एयर के बजाय फ्लूइड इन एल्वियोलाई हो जाता है, राइट। कुछ इन्फ्लेमेशन होगा जिसकी वजह से वहां पे कैपिलरी लीकेज बढ़ जाएगा, जहां पे एयर होना चाहिए था वहां पे क्या आ गया, फ्लूइड आ गया। तो एक डायग्राम और बनाते हैं, अगर मान लीजिए मैं निमोनिया की बात करूं तो कुछ इस तरीके से एल्वियोलाई है, अब इसके अंदर एयर नहीं है, फ्लूइड आ गया, राइट। बस हो सकता है, अभी मैं फ्लूइड लिख रहा हूं, फ्लूइड इन एल्वियोलाई, राइट। दिस इज नोन एज निमोनिया। ओके, सिंपल सा अभी डेफिनेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब अब ऑक्सीजन अंदर शायद आराम से ना जा पाए, और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से शायद बाहर ना जा पाए, राइट। तो मैं कह रहा हूँ जब भी किसी को निमोनिया होगा तो गैसियस एक्सचेंज आपका कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। ओके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगा, हो सकता है जिसकी वजह से इंसान में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो, इंसान नीला पड़ जाए, दैट इज नोन एज साइनोसिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगेगा। पहले भी मैंने बताया है कि अगर किसी पेशेंट में आपको ब्लड गैस देखना है तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन चेक करना है किसी की बॉडी में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो वी विल हैव टू गो फॉर एबीजी,
दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को निमोनिया हो गया तो एबीजी केवल करा लो, एक्सरे करा के देखोगे, एक्सरे में कुछ चेंजेस आएंगे। किसी को टीबी सस्पेक्ट कर रहे हो तो एक्सरे करा के देखोगे, कुछ चेंजेस आएंगे। आगे चल के स्प्यूटम का सीबी नेट करा लोगे और अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म कर लोगे। निमोनिया है तो ब्लड कल्चर वगैरह भी भेज सकते हो, प्लस बॉडी में क्या ऑक्सीजनेशन है, क्या वेंटिलेशन का स्टेटस है, दैट कैन बी appreciated by ABG, that is arterial blood gas. Normal alveoli है, it contains air, right? लेकिन जब निमोनिया की बात होगी तो there will be fluid in alveoli which will hamper gaseous exchange. तो ये नॉर्मल एल्वियोलाई है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है। ये निमोनिया है जिसके एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पस भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ आगे चल के एक्सरे चेंजेस मिलेंगे। CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, राइट। आगे चल के यहाँ पे एबीजी कराओगे जिसमें ऑक्सीजन कम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो सकती है। ओके, या मैं कहूँ कि यहाँ पे ब्लड गैसेस आपके एबनॉर्मल मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। ज्यादातर निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से होगा, इन्फेक्टिव कंडीशन की वजह से होगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। अब ऐसा नहीं कि निमोनिया केवल इन्फेक्शन से होगा, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, केमिकल न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, डिस्कस करेंगे। एक और डिजीज का डिस्कशन यहाँ पे बस आउटलाइन में देख लेते हैं, अस्थमा। तो जब निमोनिया की बात करते थे, दिस वाज मेनली इन्फेक्टिव कंडीशन, राइट। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना भी हो गया तो हम लोगों ने कोविड-19 पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली इट कैन लीड टू कोविड-19 निमोनिया, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं अस्थमा की बात करूं तो पहले भी मैंने कहा है ये मेनली एयरवे की डिजीज है, कंडक्टिंग पार्ट की डिजीज है। तो जब अस्थमा की बात होती है, राइट, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, तो यहाँ पे एयरवे नैरो हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये भी अचानक हो जाता है, सडन, राइट, एपिसोडिक, पैरोक्सिस्मल। And this is non-infective problem. This is actually allergic problem. This is non-infective issue. This is actually allergic issue. ओके, एलर्जन में पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट माइट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो जब अस्थमा की बात होती है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, कोई एल्यूलाई की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एयरवे क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, देयरफॉर एयरवे नैरो। अब ये एयरवे इतना नैरो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग रेस्क्यू थेरेपी करेंगे, हम लोग ब्रोंको डायलेटेशन करेंगे, राइट। तो ब्रोंको डायलेटर्स देंगे। ब्रोंको डायलेटर्स में जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, साल ब्यूटामॉल, टरब्यूटालिन, एस्थेलिन देंगे, लियोलिन वगैरह देंगे। ओके, टरब्यूटालिन। यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ओके, इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये आपके नॉर्मल मसल्स हैं ब्रोंकस और ब्रोंकियोल के, तो यहाँ पे आप लोग ल्यूमेन एप्रिसिएट कर पा रहे हो, वाइड है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, मसल टाइटन हो रखे हैं। ओके, तो म्यूकस वगैरह भी बनने लगेगा। तो जब हम लोग अस्थमा की बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली नॉन इन्फेक्टिव प्रॉब्लम एंड दिस इज मेनली एलर्जिक प्रॉब्लम। किसी ना किसी चीज से लंग पेरेन्काइमा को एलर्जी हो रखी है। ओके, यहाँ पे क्या हो रखा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, और जिसकी वजह से मेनली एक्सहेलेशन नहीं होगा, एक्सपायरेशन नहीं होगा। हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस। तो मेनली क्या यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपीरेशन। तो एयर अगर लंग से बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो फ्रेश एयर लंग के अंदर भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होंगे। ओके, यहाँ पे हमें रेस्क्यू थेरेपी करना पड़ता है, क्या देके, ब्रोंको डायलेटर्स, रेस्क्यू थेरेपी। और भी ट्रीटमेंट है लेकिन जो जान बचाएगी पेशेंट की, वो ब्रोंको डायलेटर्स देने पड़ेंगे। हो सकता है पेशेंट को नेबुलाइज करना पड़े, हो सकता है पेशेंट को इनहेलर देना पड़े, हो सकता है पेशेंट ठीक ना हो तो इसको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़े। ओके, तो अस्थमा हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मेनली आपके कंडक्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है, अचानक हो जाएगा, राइट।
और यहाँ पे एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दूसरा इन्फ्लेमेशन होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कम करने के लिए ब्रोंको डायलेटर देंगे, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड देंगे, खासकर यहाँ पे इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स देंगे। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी डिटेल में। तो नॉन इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, राइट। इन्हीं क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस बेसिस पे आप लोग कुछ डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे। फिर अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आप लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्लान करोगे, और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया क्लिनिकल फीचर्स में कुछ चीज़ों को हम लोग कहते हैं सिम्टम्स, जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट बता रहा है चेस्ट पेन, डॉक्टर नहीं बता सकता कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट बता रहा है कि उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस फूल रही है। पेशेंट बता रहा है कि उसको कॉफ हो रहा है। तो ये आपके क्या हो गए सिम्टम्स। इन्हीं को देखते हुए डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, राइट। तो जो एग्जामिन करने के बाद मिलेगा वो आपके साइन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट कॉफ कर रहा है, आपने स्टेथ लगा के देखा, राइट, आपको कुछ एडिशनल साउंड्स मिले, एग्जाम्पल खरखराहट की आवाज आएगी, दैट इज क्रेप्स। इसका मतलब हो सकता है इस पेशेंट को निमोनिया हो। अभी हम लोगों ने अस्थमा की बात की थी, तो जब अस्थमा होता है किसी पेशेंट को, स्टेथ लगा के देखोगे तो उसमें व्हीजिंग की साउंड आएगी। तो अस्थमा जब होता है तो किसी पेशेंट को कॉफ होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, और व्हीजिंग होता है। तो ये जो व्हीजिंग है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैसे भी सुनाई दे सकता है बिना स्टेथ के, तो सिम्टम भी हो गया। हल्का फुल्का व्हीजिंग है तो स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे, दैट इज योर साइन। ओके। तो हमारे पास जब भी बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस में डिस्कस करेंगे। इन्हीं को कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्लान करेंगे, और फिर अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक इन्वेस्टिगेशन के नाम पे यू कैन सी चेस्ट एक्सरे। डिफरेंट व्यूज होते हैं, राइट। पीए हो सकता है, एपी लेटरल, कुछ भी, अभी इतना ही रखते हैं। दिस इज योर चेस्ट एक्सरे। ओके। तो जो पहला इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर डॉक्टर्स ऑर्डर कर देंगे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में जहां पे भी एयर होगी वो चीज ब्लैक दिखेगी, जहां पे बोन होगा या कैल्शियम होगा या ब्लड होगा, ज्यादातर ये चीजें आपको व्हाइट दिखेंगी। तो जो ब्लैक है दैट इज योर रेडियो लूसेंट, मतलब यहाँ से एक्सरेज पास हो गई, कम डेंस है। और जो व्हाइट है दैट इज योर रेडियो ओपेक। ओके। व्हाट इज दैट, दैट इज योर रेडियो ओपेक। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरे। व्हाइट इज रेडियो ओपेक। ओके। तो जैसे अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर राइट लंग। और राइट लंग में आप लोग देख पा रहे हो एयर है, ब्लैक है। ये आपका क्या हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। और ये बीच में क्या हो गया, हार्ट हो गया। यहाँ पे एक आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दैट इज योर ट्रेकिया। ओके। और ये देखो डोम ऑफ डायफ्राम भी देख सकते हो, ये डायफ्राम है, ये देखो पतला सा। और डायफ्राम के नीचे स्टमक है, ये आपका स्टमक के अंदर गैस है जिसको हम लोग कहते हैं फंडल गैस शेडो या गैस्ट्रिक बबल। ओके। दूसरा डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्लियरली मैं दो तीन चीज पहले दिखा देता हूँ। दिस इज योर ट्रेकिया, विंड पाइप, और हम लोगों ने बात किया था एयर है। ये देखो डायफ्राम है, ये राइट डोम ऑफ डायफ्राम है, और ये लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, इजिली अप्रिसिएट कर सकते हो, राइट। दिस इज योर डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर क्या होगा, चेस्ट होगा, लंग्स वगैरह होंगे। ये नीचे क्या होगा, लंग तो होगा नहीं, ये स्टमक है। स्टमक का हम लोग कह देते हैं फंडल गैस शेडो या गैस्ट्रिक बबल। अब ये बीच में आपका हार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर राइट लंग। और मैंने क्या कहा था, लंग के अंदर अगर एयर है तो ब्लैक दिखेगा, देखो एयर है और ये ब्लैक दिख रहा है। दिस इज योर लेफ्ट लंग।
ओके, सीम्स टू बी नॉर्मल। अगर मान लो निमोनिया हो गया किसी को, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था, एयर की जगह फ्लूइड आ गया, तो वो लंग अब आपका ब्लैक नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, रेडियो ओपेक दिखेगा। तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्पायरोमेट्री। तो एक और इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, दैट इज योर पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, राइट, बाई स्पायरोमीटर, इसीलिए स्पायरोमेट्री भी कह देते हैं, स्पायरोमीटर, देयरफॉर नोन एज स्पायरोमेट्री। सिंपल है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर लंग की प्रॉब्लम है, पल्मोनरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे पेशेंट एक्सहेल इनहेल कैसे कर रहा है, कितना एयर निकाल रहा है, कितना एफिशिएंटली निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे, अभी केवल नाम लिख ले रहे हैं। जैसे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट देखेंगे, जैसे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी देखेंगे, राइट, FEV1 देखेंगे, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। तो ये सारी चीजें हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपसे बताऊं, एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पहले भी किया ही होगा हम लोगों ने। लिवर की प्रॉब्लम है तो यू गो फॉर LFT, ये लिवर है, राइट, यू गो फॉर LFT, दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसके कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, जैसे बिलरुबिन हो गया, SGOT हो गया, SGPT हो गया। इसी तरीके से अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो यू गो फॉर KFT, ये किडनी है तो यू विल गो फॉर KFT। KFT में क्या क्या चीजें देख लेते हो, यूरिया देख लिया, क्रिएटिनिन देख लिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख लिया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट से बोला जाता है कि आप इनहेल करिए, पहले खूब अंदर सांस खींच लो, उसके बाद खूब तेजी से एक्सहेल करो। तो यहाँ पे हम लोग स्पायरोमेट्री पे फ्लो वॉल्यूम कर्व वगैरह देख के बता देते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज है कि नॉर्मल है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ किसी पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, यू हैव टू कंफर्म योर डायग्नोसिस विद PFT। एक्सरे, CT स्कैन, MRI से डायग्नोसिस नहीं बनेगी, राइट, PFT विल बी कंफर्मेटरी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपके पास फ्लो और वॉल्यूम का लूप बनता है। तो इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट आप लोग देख पा रहे हो, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड देख पा रहे हो, राइट, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी देख पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे PFT में, या हम लोग बात करेंगे स्पायरोमीट्री में। तो PFT ये बता देता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, तो क्या है ये, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। निमोनिया हो गया, ARDS हो गया, लंग फाइब्रोसिस हो गया, वो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस होते हैं। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, राइट। तो इसको PEFR भी कहते हैं। कितनी तेज इंसान एयर ब्लो कर सकता है, सिंपल सी बात है। दिस इज योर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, कितना एयर आप निकाल सकते हो लंबी सांस खींचने के बाद, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये आपका फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी। जैसे मैं कहूं कि आप एयर ब्लो करो, पहले सेकंड में कितना एयर ब्लो कर रहे हो, दैट इज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ा जाएगा। अब देखो, ये भी बात हुई थी कि अगर किसी को मान लो मैंने कह दिया रेस्पिरेटरी फेलियर है, इसका मतलब लंग आपका अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि गैसेस का स्टेटस क्या है ब्लड में। ओके, तो यू हैव टू गो फॉर ABG। तो ABG हम लोग कराएंगे ये देखने के लिए कि बॉडी में pH क्या है ब्लड का, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या बाइकार्ब का लेवल है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नाम में ही है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस,
आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसका मतलब ब्लड कहाँ से लेंगे? ब्लड आर्टरी से लेंगे। और मेनली यहाँ पे जो आर्टरी ऑफ चॉइस होती है आफ्टर डूइंग एलेंस टेस्ट, दैट इज योर रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग सैंपल वेन से लेते हैं, मान लीजिए एलएफटी केएफटी किसी का कराना है, तो हम लोगों को एबीजी भी पढ़ना है इसी पर्टिकुलर यूनिट में। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एबीजी से आप लोग ये बता दोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, राइट। इसी तरीके से आप लोग PCO2 बता दोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। और ये सब देखते हुए आप लोग ये भी बता सकते हो कि पेशेंट का पीएच क्या है। ओके, जैसे ब्लड की अगर मैं बात करूं तो पीएच 7.4 होता है। तो अगर किसी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे एसिडोसिस होगा। ओके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जा रहा है, रेडियल आर्टरी से एबीजी निकाला जा रहा है। दिस इज योर रेडियल आर्टरी। तो जब हम लोग एबीजी की बात करेंगे तो मेनली ब्लड गैसेस की बात करेंगे अलोंग विथ पीएच एंड बाइकार्बोनेट। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि नॉर्मल एबीजी में क्या मिलना चाहिए, तो एक तो हम लोग ब्लड का पीएच देख लेते हैं, इसके अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं और बाइकार्बोनेट का लेवल देख लेते हैं। तो जो पीएच का नॉर्मल लेवल होता है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है, ऑन एन एवरेज 7.40 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ऑन एन एवरेज 40 होता है। PaO2 आपका 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। बाइकार्ब आपका 22 से 26 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन एन एवरेज 24 होता है। ओके, ये नॉर्मल एबीजी है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ निमोनिया ले लिया जाए तो हम लोगों ने डिस्कस की किया है यहाँ पे एयर के बजाय फ्लूइड आ गया, तो हो सकता है ऐसे पेशेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ पेशेंट, लेकिन कुल मिला के ऑक्सीजन तो कम होनी ही है। ओके। मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को सीवियर अस्थमा हो गया, ओके, तो भी आप लोग ब्लड गैसेस करा सकते हो। ARDS हो गया, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तब भी चेंज होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर है, ओके, तो वो बताएगा आपका एबीजी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का क्या आपका स्टेटस है। जैसे अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोग पीएच देख सकते हो, PCO2 देख सकते हो, ऑक्सीजन देख सकते हो, इसके अलावा पेशेंट में बाइकार्ब देख सकते हो। ये देखो चौथा पैरामीटर ही है। यहाँ पे पीएच 7.250 है इस एग्जाम्पल में, पीएच इज इक्वल टू 7.250। तो ये तो आपका पीएच कम है, पीएच नॉर्मल कितना बताया था मैंने, नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45, तो दिस इज लेस देन नॉर्मल। तो अगर पीएच 7.4 से कम है तो हम लोग क्या कह देते हैं, एसिडोसिस। पीएच 7.45 से ज्यादा है तो हम लोग कह देते हैं एल्कलोसिस। पीएच अगर नॉर्मल से कम हो गया तो दैट इज एसिडोसिस, मतलब बॉडी में एसिड इकट्ठा हो गया। पीएच अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो दैट इज नोन एज एल्कलोसिस। तो इस पर्टिकुलर आप लोग डायग्राम में अप्रिसिएट कर सकते हो कि एसिड बढ़ गया है, तभी पीएच नीचे चला गया है। दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको आगे चल के इसको ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, एबीजी के डिटेल्ड सेक्शन में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। अगर मान लो मैं कहूँ किसी पेशेंट में आपको ये बताना है रेस्पिरेटरी फेलियर है कि नहीं, तो एबीजी से बता सकते हो। तो एबीजी से आप लोग क्या कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ओके, एबीजी कैन डायग्नोज रेस्पिरेटरी फेलियर,
रेस्पिरेटरी फेलियर। और अगर किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर है तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो सकती है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 होगा तो केवल ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आएगी, मतलब ऑक्सीजन कम होगा। टाइप 2 होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी गड़बड़ होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक अप्रोच डिस्कस किया है कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, अगर और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊं तो ट्रीटमेंट में केवल ड्रग्स एंटीबायोटिक्स की बात नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ टारगेटेड थेरेपी की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किसी पेशेंट को नेबुलाइज किया जा रहा है, दैट इज नेबुलाइजेशन। अभी मैंने बात किया था कैसी पेशेंट को अस्थमा होगा, तो इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट से आप लोग नेबुलाइज करोगे, जैसे आपका एस्थेलिन हो गया। राइट, एस्थेलिन क्या होता है? सालब्यूटामॉल। राइट, तो आईसीयू वाली सीरीज में हम लोग या अस्थमा वाली सीरीज में ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किसी बच्चे को नेबुलाइज किया जा रहा है, नेबुलाइजेशन। तो इस मशीन में ड्रग आप अप्लाई कर दो, उसके बाद नेबुलाइज कर दो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सीजन थेरेपी, किसी पेशेंट को क्या दिया जा रहा है? ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने किया, कहा आपके पेशेंट में एबीजी कराया, ऑक्सीजन कम आया। राइट, और पेशेंट में डायग्नोसिस बनी निमोनिया की। जाहिर सी बात है इसको O2 सपोर्ट दोगे, कितना ऑक्सीजन देना है, कैसे देना है, आगे चल के ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस एज पर आईसीयू प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अगेन इन मैडम को ऑक्सीजन लगाई गई है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं? O2 बाई फेस मास्क। प्रोंग से भी दे सकते हैं, सीपैप लगा सकते हैं, बाईपैप लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, वेंटिलेटर लगा सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ी सी मशीन देख पा रहे हो, दिस इज नोन एज वेंटिलेटर। अगर कोई पेशेंट सांस लेना ही बंद कर दे या किसी को बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके ना हो पा रहे हो, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम लोग इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए जाते हैं। राइट, तो जब भी वेंटिलेटर होता है इसका एक ही काम है, टू प्रोवाइड ब्रेथ्स। ओके, अब ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देगा, डिफरेंट प्रेशर पे देगा, डिफरेंट रेट से देगा। तो अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है तो यू प्रोवाइड वेंटिलेटर। डिपेंड करता है उसको क्या डिजीज है, किस सेटिंग पे रखना है। ओके, दिस विल प्रोवाइड ऑक्सीजन, दिस विल प्रोवाइड प्रेशर, दिस विल प्रोवाइड रेस्पिरेटरी रेट टू पेशेंट। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट चीजें क्या वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है, कैसे वेंटिलेटर को हम लोगों ने ऑपरेट करना है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट कोमा में चला गया। राइट, तो उसको आगे चल के हम लोग वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत सीवियर अस्थमा हो गया, सांस नहीं ले पा रहा है, नेबुलाइज वगैरह करके देख लिए हैं, लाइफ सेविंग ड्रग इंक्लूडिंग एड्रेनालिन, मैगसेल्फ, ये सब दे के देख चुके हैं। तो यू कैन इंट्यूबेट दिस पेशेंट। किसी पेशेंट को बहुत सीवियर निमोनिया हो गया, सीवियर निमोनिया हो गया, अगेन यू हैव टू गिव वेंटिलेटरी सपोर्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी वेंटिलेटर पे डालेंगे पेशेंट को तो इंट्यूबेट करना पड़ेगा, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्रेकिया में डाल के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और पेशेंट के पैरामीटर्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे अगर ये वाला डायग्राम है तो यहाँ पे आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो, यहाँ पे एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। राइट, और इसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया है? वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया है। अब वेंटिलेटर सांस दिलाएगा पेशेंट को। ओके, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेटर होते हैं, कभी पेशेंट को पूरी सांस वेंटिलेटर दिलाएगा, कभी पेशेंट थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा होगा तो हम लोग असिस्टेड या सपोर्टेड ब्रेथ देंगे, मतलब वेंटिलेटरी सेटिंग्स में कुछ ऐसा करेंगे कि पेशेंट भी सांस ले और वेंटिलेटर भी सांस देता रहे। और आगे चल के जब पेशेंट की कंडीशन और सही हो जाएगी, पेशेंट एडिक्वेट ब्रेथ लेने लगेगा, तो केवल प्रेशर सपोर्ट वगैरह देंगे। और फिर जब पेशेंट रिकवर कर जाएगा तो वेंटिलेटर हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक केवल बेसिक डिस्कस किया है। आइए चैट सेक्शन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें बहुत सारी डिजीजेस हम लोग कवर करेंगे।
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट सीधे आईसीयू पहुंचेगा। अगर टाइमली ट्रीट नहीं किए तो पेशेंट वर्टिकल हो सकता है, मतलब पेशेंट की डेथ हो सकती है। माइक ऑन कर दिया है मैंने। कितने लोगों को बेसिक लेक्चर समझ आ गया है? यस सर। यस तो सर। ये यूनिट ऐसी होगी ना जिसमें बहुत सारी कॉमन डिजीजेस होंगी, सर्दी, खांसी, निमोनिया, टीबी, लंग कैंसर। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना तुम लोग। टाइम निकाल के मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि काफ़ी चीज़ें जो नहीं कन्वे हो पाती, कन्वेंशनल लेक्चर्स इधर उधर से करते हो, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, तो आज सर। के लिए इतना ही। किसी की कोई क्वेरी हो बताइए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। आसिफ बताइए, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था कि सर इसमें जो है सिटी टेस्ट वगैरह पढ़ा देते तो और बेहतर रहता सर। हाँ ठीक है, वो सब भी कवर हो जाएगा, जहाँ जहाँ उसका क्योंकि सर रेफरेंस आएगा वो भी कवर हो जाएगा। बात रहती है सर कि जैसे एब्डामन में क्या नाम है एब्डोमेन उसमें। एब्डोमिनल सिस्टम में आएगा बेटा। हाँ, एब्डामिनल तो सिस्टम में जो जी जो सर। सिस्टम आएगा उसकी जो जो डिजीजेज होंगी वो कवर कर दी जाएंगी। तो क्योंकि वो सर तो होगा जो ही। पिछला जो पिछले लेक्चर्स वगैरह हैं उसमें एक्सरे वगैरह एब्डामिन के नहीं है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ये कैसे उसमें बता नहीं, वो सकते हैं हम ऑब्स्ट्रक्शन लोग। सर्जिकल में आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन मेडिसिन में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो जो जो हाँ सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी में मिलेगा। वो सारी चीजें एक जी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना होता है, नहीं तो आप जी सर। अल्टीमेटली जो चाहते हो ग्रास्प नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कोई गायनी की चीज आ गई, तो वो जी यहाँ सर। नहीं डिस्कस होगा बहुत डिटेल में। अदरवाइज फिर गायनी में क्या पढ़ोगे, तो वो सब देख लेंगे जो अप्रोप्रिएट होगा। और कोई क्वेरी है फर्स्ट एक किसी बार की? दिखा दीजिएगा सर ना। ठीक है, और कोई ओके। क्वेरी है किसी की? टाइमिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर किसी को टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ऐप पे जाके पढ़ ले, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा। और एक वेबिनार हर हफ्ते होगा, वो नाइट में होगा, तो वो देख लेंगे क्या टाइम क्या डे डिसाइड करना रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।